हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना। वेलकम टू विजन आईएएस मैगजीन चैलेंज सीरीज़ 2023। आज हम इसमें करेंगे अपना मार्च वाला मैगजीन स्टार्ट। उसमें हम पहला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसमें फर्दर हमारा आज पहला जो टॉपिक है वो है दी 7th शेड्यूल। पहले इसको करने से पहले देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। ओके, An analysis report of the working of the 7th schedule was released by Economic Advisory Council to the Prime Minister। किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ये है क्या चीज़? ये एक तरह की इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसको बनाया गया ताकि वो एडवाइस दे सके। किससे रिलेटेड? कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ हो या कुछ ऐसे इश्यूज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, स्पेसिफिकली टू द प्राइम मिनिस्टर से। अगर वो स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हो, उस इश्यूज़ पर ये क्या करती है? अपनी एडवाइस देती है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि 7th शेड्यूल क्या है। 7th शेड्यूल हमारे पास किसके अंडर आता है? इट इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 246। ओके, इट स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब कि जो हमारे पास इसमें क्या बताया गया है आर्टिकल 246 में, इसमें हमारे पास जो है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी? सेंटर की एंड स्टेट की, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब कि क्या सेंटर की पावर है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और क्या स्टेट की पावर्स है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसको बताया गया है। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना, इसको ना 3 लिस्ट में किया गया है हमने। सबसे पहले आती है हमारे पास यूनियन लिस्ट, ठीक है ना। इसमें हमारे पास 27 एंट्रीज है। मतलब कि यूनियन लिस्ट में वो काम है जो सेंटर के द्वारा किए जाने हैं, ठीक है ना, या सेंटर उस पर लेजिस्लेशन या कानून बनाएगी। ओके, स्टेट लिस्ट में हमारे पास 66 एंट्रीज हैं। कंकरेंट लिस्ट में हमारे पास है 47 एंट्रीज। ओके, उसके बाद आर्टिकल 248 कन्फर्ट्स रेसिडुअरी पावर ऑन द पार्लियामेंट। मतलब कि जो बाकी जो बच गए, जो भी मतलब कि जो मैटर स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में नहीं आए हैं, ठीक है ना, वो उस पर जो कानून बनाएगा वो बनाएगी पार्लियामेंट। ओके, द रेसिडुअरी पावर लिखा है कि व्हाट इज रेसिडुअरी पावर? रेसिडुअरी पावर रेफर्स टू द पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन अपॉन सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेंशन इन द स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। मतलब कि जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स जो है जो मेंशन नहीं है, उसकी जो पावर है उस पर लेजिस्लेशन बनाने की, वो होगी पार्लियामेंट के पास, ठीक है ना। उसको बोलेंगे रेसिडुअरी पावर। प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द 7th शेड्यूल। अगर हमें 7th शेड्यूल को अमेंड करना हुआ तो कैसे करेंगे? कि सिंपल मेजोरिटी से करेंगे या स्पेशल मेजोरिटी से करेंगे, ठीक है ना। इट कैन बी अमेंडेड एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अमेंड किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368 के अंदर। इसको अमेंड किया जाएगा। जो हमारे पास 368 के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट होती है ना, वो 2 तरह की होती है। या तो वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ होगी, या अगर वो स्टेट से रिलेटेड मैटर से कुछ अमेंडमेंट हो रही है, मतलब कि उसमें स्टेट जो है उसमें भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उस अमेंडमेंट से, उस टाइम पर स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हमें जो है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन भी चाहिए होती है साथ में, ठीक है ना। मतलब कि जितनी भी स्टेट्स है उसमें हाफ ऑफ द स्टेट को अपनी मंजूरी देनी होती है। ओके, उसके बाद देखो, अब जो अगर हमने 7th शेड्यूल जो आर्टिकल 246 में कुछ अमेंडमेंट करनी है, तो हमें जो है स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें स्टेट लिस्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो है कंसेंट भी चाहिए होगी हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की सिंपल मेजोरिटी के साथ। समझ में आ गया कि किस तरह अमेंडमेंट होगी? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए प्लस साथ में स्टेट लेजिस्लेचर, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की भी कंसेंट चाहिए। और जो ये कंसेंट आएगी ना, ये सिंपल मेजोरिटी के साथ होगी, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास ये जो सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी है ना, ये लक्ष्मीकांत में बड़े डिटेल से और बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। पहले आप वहाँ जाकर उसको पढ़ोगे तभी आपको ये आसानी से समझ आएगा, ठीक है ना। उसके बाद है रैशनल फॉर ऑन स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द फेडरल सेटअप। कह रहे अगर हमारा जो सेटअप है इसमें ये फेडरल सेटअप है हमारा, ठीक है ना, इसमें जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है इस पर इतना इम्फेसाइज क्यों किया गया था? क्या रीज़न थी कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है ना। सबसे पहले देखो क्या क्या रीज़न रहे कि हमने जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है उसको भी साथ में रखा। फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारा जो सेंटर है वो भी स्ट्रॉन्ग है। किन कारणों के कारण? सबसे पहला है द पार्टीशन एपिसोड। पार्टीशन एपिसोड मतलब कि जब हमारे पास पार्टीशन का टाइम चल रहा था, उस टाइम की बात कर रहे हैं। देयर वाज एन इमिनेंट नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। उस टाइम पर बहुत ज़रूरत थी कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, एंड द चॉइस वाज मेड इन द लाइट ऑफ पार्टीशन। और स्ट्रॉन्ग सेंटर की जो चॉइस है इसको क्यों रखा गया? इन द लाइट ऑफ पार्टीशन टू सिक्योर, ताकि हम जो है सिक्योर कर सके यूनिटी ऑफ इंडिया।
अपनी जो इंडिया है उसकी यूनिटी को सिक्योर करके रख सके अगेंस्ट द सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। जैसे जो मुस्लिम है वो उस टाइम पर क्या कर रहे थे, एक अलग नेशन की डिमांड कर रहे थे कि बाकी जो है, बाकी हमारे जो देश है उसमें बहुत सारे जो है अलग अलग मतलब कि कल्चर, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, रहते हैं, ठीक है ना। अगर वो सारे जो है सेपरेट कंट्री की डिमांड करने लग जाए फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की रिक्वायरमेंट पड़ी ताकि यूनिटी बनी रहे इंडिया में। समझ आया। उसके बाद है हमारे पास द प्रिंसली स्टेट्स प्रॉब्लम। प्रिंसली स्टेट्स प्रॉब्लम मीन्स टू से दैट द प्रिंसली स्टेट जो है अकाउंटेड फॉर द 40% ऑफ द टेरिटरी, ठीक है ना। द प्रिंसली स्टेट जो है हमारी वो 40% ऑफ द टेरिटरी को एक्वायर किया हुआ था उसने, एंड 30% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन, 30% पॉपुलेशन जो थी वो प्रिंसली स्टेट को बिलोंग कर रही थी उस टाइम पर, ठीक है ना। एंड मर्जिंग देम ऑल, और उन सभी को मर्ज करना, ठीक है ना, एक डिफिकल्ट तो टास्क था ही, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की उस टाइम पर रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है ना। देयरफॉर मर्जिंग देम ऑल इनटू अ सिंगल एंटिटी नीड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी कंट्री इज डाइवर्स इज इन नेचर, ठीक है ना, वो डाइवर्स है। हमारे यहाँ पर अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं बोलने वाले, यहाँ पर अलग अलग कल्चर है, अपना अपनी भाषा का अपना अपना कल्चर है सभी लोगों का, ठीक है ना। और इन सभी को जोड़े रखने के लिए एक सिंगल तो हमारे पास कुछ ऐसी अप्रोच हो जो कि इन सभी को जोड़ के रखे। अभी हमें एक कॉमन अप्रोच चाहिए थी, कॉमन अप्रोच लगे, सभी जो अलग अलग जो हमारे डाइवर्सिटी के लोग रह रहे हैं, इतनी डाइवर्स नेचर के लोग रह रहे हैं, उन पर एक कॉमन अप्रोच के लिए हमें जो है इन सभी को यूनिफाई करने के लिए हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। वही लिखा है द डाइवर्स नेचर ऑफ द कंट्री नीडेड अ कॉमन अप्रोच इन मैनी एस्पेक्ट्स टू यूनिफाई द रीजन बेटर। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, उसके बाद है हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगर जो अब हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर बन गया, ठीक है ना, अब स्ट्रॉन्ग सेंटर इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द कंट्रीज बॉर्डर आर सिक्योर एंड दैट द आर्म्ड फोर्सेज आर एबल टू डिफेंड द नेशन अगेंस्ट द एक्सटर्नल थ्रेट। मतलब कि स्ट्रॉन्ग सेंटर जरूरी ही है अगर हमें अपने नेशन को बचाना है, किससे, एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज मस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंसर्न्स विद द करंट शेड्यूल। जो भी हमारा करंट शेड्यूल 7th शेड्यूल है उसमें क्या क्या थोड़ी समस्याएं आ रही हैं वो देख लेते हैं। अनअचीव्ड बैलेंस ऑफ ग्रोथ, हमने ऊपर बोला था कि हम स्ट्रॉन्ग सेंटर लेके आए ताकि बैलेंस ग्रोथ हो सके, लेकिन अभी तक हमारे पास बैलेंस ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। ये है हमारा पहला इशू, अनअचीव्ड बैलेंस्ड ऑफ ग्रोथ। ओके, सेकेंड क्या है हमारे पास, demote cultural autonomy of the state. Demotes cultural autonomy of the state means to say that the unity in diversity। हमें तो बोला जाता है कि भाई ठीक है हमारा जो देश है वो क्या है, यूनिटी है इन डाइवर्सिटी, मतलब इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हमारे देश में क्या है, यूनिटी। लेकिन सेवरल स्टेट्स हैव क्लेम दैट देयर यूनिक फीचर्स एंड ट्रेडिशन आर एट स्टेक। बहुत सारे स्टेट ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जो उनके यूनिक फीचर्स हैं, उनका जो ट्रेडिशन है वो अब दाव पर लगा हुआ है। क्यों? ड्यू टू एक्सेसिव इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस हो रही है इसलिए, ठीक है। ये एक जो कंसर्न है 7th शेड्यूल के साथ। मिसप्लेस्ड एंट्रीज इन द लिस्ट, मिसप्लेस्ड एंट्रीज इन द लिस्ट मीन्स टू से दैट बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पहले स्टेट लिस्ट में थे, अब उनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन जो था, एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो पहले था स्टेट लिस्ट में, स्टेट उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको स्टेट ने बनाने थे, लेकिन अब उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन जो स्टेट है अभी भी, हाँ अभी तक जो स्टेट ही जो है हमारी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो स्टेट ही प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। ये थोड़ा इशू है यहाँ पर। यूनियन लेजिस्लेशन ऑन द स्टेट सब्जेक्ट मीन्स टू से दैट यूनियन लेजिस्लेशन मतलब कुछ ऐसे हमारे पास जो सेंटर जो लॉज बनाती है वो स्टेट के सब्जेक्ट्स पर बना देती है, मतलब बनाने तो स्टेट नहीं होते हैं लेकिन बना देती है सेंटर, ठीक है ना। यही लिखा है यूनियन लेजिस्लेशन ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। द यूनियन गवर्नमेंट हैज मेड मैनी लेजिस्लेशन लाइक मनरेगा, दैट इज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 एक्सेट्रा विच हैव अ रेफरेंस टू द। एक जो है ये जो सब्जेक्ट है वो किसके अंडर में आते थे, स्टेट लिस्ट के, लेकिन बना किसने दिए इस पर लॉ, यूनियन ने। ओके,
वे फॉर्ड वर्ड क्या हो सकता है, तो सरकारी या कमीशंस की रिकमेंडेशंस हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास रेजिडुअरी पावर है, शुड बी ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट, मतलब कि जो रेजिडुअरी पावर है वो पार्लियामेंट को तो हम दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको ट्रांसफर करना चाहिए हमारे पास कंकरेंट लिस्ट के पास, ठीक है ना। शुड बी ट्रांसफर टू कंकरेंट लिस्ट। स्टेट शुड बी कंसल्टेड बिफोर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट को कंसल्ट करना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट को। अगर वो कुछ कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं तो स्टेट को कंसल्ट करना चाहिए सेंटर को, ओके। उसके बाद है हमारे पास कंसल्टेशन विद स्टेट्स थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब कि इंटर स्टेट काउंसिल के थ्रू भी कंसल्टेशन करनी चाहिए स्टेट्स के साथ। एज पर वेंकटचलिया कमीशन रिकमेंडेशन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, या तो एक स्टेट के साथ इंडिविजुअल कंसल्टेशन हो या कलेक्टिव कंसल्टेशन हो, बहुत सारी स्टेट के साथ, शुड बी अंडरटेकन थ्रू द इंटर स्टेट काउंसिल ओवर लेजिस्लेशन, मतलब कि कंकरेंट लिस्ट पर अगर कोई हमें लेजिस्लेशन बनाना है तो हमें कंसल्टेशन, वही लिखा है कि कंसल्टेशन करनी चाहिए स्टेट के साथ, या इंडिविजुअल लेवल पर करो या कलेक्टिव कंसल्टेशन करो स्टेट्स के साथ, ओके। उसके बाद है री इन्वोगरेशन ऑफ फोरम्स फॉर कंसल्टेशन, हमें कुछ ऐसे फोरम्स लाइक जोनल काउंसिल जो है इस तरह के फोरम्स बनाने चाहिए ताकि कंसल्टेशन कर सके, सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छी तरह से कंसल्टेशन हो सके, डिस्कशन हो सके। जो जोनल काउंसिल्स है ना, एक तरह का हमें मंच प्रोवाइड करती है डिस्कशंस के लिए, ठीक है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में। यही है हमारे पास वे फॉरवर्ड इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, डेट इज इलेक्टोरल फंडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हैव अ नाइस डे।